Konnichiwa, ni hao, bonjour, ciao. Hello and welcome to yet another powerful session from Life Influencers. A very warm welcome from my end, Anubhuti Srivastav. I welcome to you to yet another beautiful Sunday, and we all are here with She Power today. This special episode dedicated to the woman power who has been working on ground zero and bringing some lifetime experiences to you. Challenges are great opportunities in disguise. Each challenge you accept opens a new door to success. इसी सोच को सलाम करती है आज की हमारी शी पावर, जो आज पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ है। श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की ओर से छिड़ी गई सैट फ्री इंडिया की अवेयरनेस मुहिम में कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सैट फ्री, S stands for stress, A for anxiety, D for depression and D for disease. तो हमारी ये मुहिम आज एक बार फिर आपको ले चलेगी सैट फ्री इंडिया की तरफ। कोशिश हमारी उन लोगों तक पहुंचना जो कहीं हताश है, कहीं निराश है। हो सकता है हमारे इन लाइफ इन्फ्लुएंसर्स से मिलकर उनके जीवन में एक छोटा सा चेंज आ सके। ये कोशिश है 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ पर बात करने की, जो मौजूदा हालात में थोड़े से असंतुलित हो गए हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इन्वायरमेंटल हो, वोकेशनल हो या कोई भी हो। तो आपको आज तैयार रहना है पॉजिटिविटी की डोज के लिए। एंड फॉर दिस आई विल वेलकम एस्टीम्ड गेस्ट। वी हैव डॉक्टर प्रियंका पटेल आदिल, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स TDS CGI, Ms. Pushpa Bhagyam, CEO, co-founder, Pull Factor L&D consultant, Ms. Shruti Tripathi, civil judge, former CBI officer, Ms. Manjeet Kaur Bal, social worker and senior program manager, Foundation for Ecological Security, Dr. Hifza, chief marketing officer, Shugaro Fashion Private Limited, and yes, Dr. Anil Gupta, director, Shri Ganesh Vinayak Hospital, founder, Positive Health Zone and Life Campus. Welcome to all of my esteemed guests to this special episode. जी हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी आप सबको बताने के लिए कि ये श्री गणेश विनायक फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो बेसिकली 3 हेड्स में डिवाइडेड है। एक मुहिम है हमारी अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़, जिसके अंतर्गत पिछले 6 सालों में हम 1 लाख से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाए हैं। 11,000 स्कूल के बच्चों की मोबाइल स्क्रीनिंग कर पाए हैं। हमारे पास एक मोबाइल वैन है जिसके थ्रू हम रूरल एरियाज तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक मुहिम हम चला रहे हैं सैट फ्री इंडिया। सैट फ्री इंडिया जैसा मैंने अभी बताया, वो मुहिम जिसमें हम होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक वेलबींग की बात करते हैं और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसमें बढ़ रहे हैं। 1000 से ज्यादा वर्चुअल और फिजिकल शोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ इस एक अवेयरनेस के लिए कि लोग समझें और जानें। अगर 1% भी चेंज आ गया तो शायद हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड नॉट सरप्राइजिंगली द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज मदद का हाथ वहां बढ़ाना जहां जरूरत दिखे, और शायद आप सब भी वही कर रहे हैं। और उसी तरह एक श्री गणेश विनायक फाउंडेशन भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स के लिए जो हम छोटी मोटी मदद कर पाए वो हमने करा, चाहे वो राशन देना हो, चाहे सैनिटाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, या आपके बरसात में छाते देना हो या कुछ हो। ये सब छोटी छोटी मदद है, देने वाला ऊपर वाला है, हम सिर्फ एक मदद का हाथ बढ़ाते हैं। और इसी के साथ आई रिक्वेस्ट माय टीम टू प्लीज प्ले अ शॉर्ट वीडियो सो दैट एवरीवन कैन कैच द क्लिप्स। टीम, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा गोल क्या है? इन सवालों को आपने भी ज़रूर फेस किया होगा और आज आप एक बेहतर मुकाम पर हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आज आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं। जो आपने चाहा वह आपने अपना मकसद पूरा किया, आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर। इसीलिए हम अपना मकसद आपको बता रहे हैं। वह आप ही है जो हमारे मकसद को पूरा कर सकते हैं। हमारा मकसद है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़, संकल्प श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का। आँखों के बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, यह बात हम सभी जानते हैं। अगर हमारी आँखों में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो कितनी तकलीफ होती है, इस बात का एहसास भी है हमें।
हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आँखों की जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका इलाज तो है, मगर लोगों के पास धन का अभाव है। इसी समस्या को देखते हुए हमने संकल्प लिया कि जिनके पास धन का अभाव है, हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे। और हमने हज़ारों की संख्या में लोगों का निःशुल्क इलाज किया। इस वीडियो में कुछ लोगों का आप हंसता हुआ चेहरा देखेंगे। यह उन्हीं में से कुछ लोग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पूरे छत्तीसगढ़ के ज़रूरतमंद नेत्र समस्या से ग्रसित लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए इस कार्य में हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप हमारा साथ देंगे? आप अपने घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन, सालगिरह पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि आप अपनी खुशी को व्यक्त कर सकें, या परिवार में किसी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की मदद से किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं, तो वह जब अपनी आँखों से इस दुनिया को देखेगा तो ना सिर्फ आपको दुआ मिलेगी, पर ऐसी खुशी मिलेगी जिसके सामने सारी खुशियाँ बौनी नजर आएंगी। हम नहीं जानते कि अंधेरे में छोड़ा गया एक छोटा सा तीर कितने घर को रोशन करेगा, लेकिन हमें यह यकीन है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इसका सारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी है जो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कश्ती मेरी लहरों में डगमगाती है, वो दरिया में डाली हुई नेकियां बाहर निकल कश्ती को बचाती है। थैंक यू सो मच टीम जी। और इसी के साथ मैं आगाज करती हूँ आज के प्रोग्राम का, कॉलिंग अपॉन द वेरी फर्स्ट गेस्ट, and from being veterinary doctor to deputy commissioner, a roller coaster ride which threw many challenges and she converted them into opportunities. A mother of 5-year-old boy, she saw many professional and personal challenges. So without wasting much of the time, let me pass on this session to Dr. Priyanka Patel Adil. Over to you, ma'am, whose determination stands tall. So ma'am, over to you, and I would like to know what were the challenges you faced and how possibly you converted it? Thank you so much, ma'am, for such a beautiful introduction. And like I'm just 7 years old in this service, which is the Indian Revenue Service. IRS hum kehte hain ise. I'll begin with my journey. So class 12 finish karne ke baad mein I gave Chhattisgarh सेंट्रल पीएमटी में तो मेरा रैंक वगैरह उतना अच्छा नहीं था, so I tried Chhattisgarh PMT, and post which I qualified for veterinary sciences, which is DVC and AS. My struggle started from that. Actually veterinary जो हम लोग का sciences है, which is related to animal treatment, animal health, animal hygiene, everything. वहाँ पे भी गर्ल्स को एक जो वहाँ पे एक preconception होता है लोगों के माइंड पे, so they always, many people, they discourage my parents कि आप क्यों अपने बच्चे को veterinary science करा रहे हो, after all she is a girl. So एक लड़की को आप कराओगे, लास्ट में जाके ये कहाँ से इतने बड़े-बड़े animals को she won't be able to handle it, वो handle नहीं कर पाएगी, पढ़ नहीं पाएगी, all those things. My parents stood by me. So successfully I completed my DVSC and AH. उसके बाद में again my next struggle began, which was for preparing for UPSC exams. UPSC exams कहने के लिए बहुत ही बड़ा exam है. So parents के mind पे भी था whether my daughter will be able to qualify the exam or not. So but my mother stood by me. My father was a bit like doubtful. उनको लगा कि नहीं she should go on for PG. But my mother stood by me. फिर उन्होंने जो भी pocket money and all इतना collect किया हुआ था, she gave me. She said me कि ठीक है तुम जाके दिल्ली जाओ, आप तैयारी करो वहाँ पे. And because of her like I'm getting a bit emotional because वापस पूरा journey एक बार मैं recall कर रही हूँ. So my mother की strength की वजह से ही I was able to qualify UPSC exam in 2012 वाला exam था.
2013 में रिजल्ट आया and I got around 600 के आसपास में rank, and because of which I was allotted this IRS IT income tax वाला जो service है, I was allotted that. During that duration, I had reached Delhi after my college in 2011. So 2011 से 2013 का जो 2 years का gap था, मेरे पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. लोग उनको बहुत सुनाते थे, मीन्स दे यूज्ड टू टेक जाइव्स एट माय पेरेंट्स कि देखो कलेक्टर का बाप जा रहा है, बिकॉज यूपीएससी से आपके जो रैंक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज गेट एलोकेटेड, आईएएस आईपीएस आईआरएस एंड ऑल. सो इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ डेली रूटीन फॉर माय पेरेंट्स कि हमेशा उनको सुनना पड़ता था, आप अपनी बेटी को भेजिए, आपको लगता है वो इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाएगी, डू यू थिंक एक लड़की होकर वो कर पाएगी? So, but parents stood by me, and धीरे धीरे करके with sheer grit and determination, I cracked the exam, and today I'm here posted as a deputy commissioner in Raipur. So that was my second struggle. Now after that, जो मेरे life partner हैं, my husband, he was 1 year senior to me in my college, and he belonged to a different caste. That thing also we faced. So it was an intercaste marriage. मेरे कम्युनिटी में I belong to one Marar community. I am only group A service person, means male and female kept apart, a group A qualified person in my whole community. So वहाँ से निकलकर I opted for an intercaste marriage with my 1 year senior who has been my mentor and who helped me a lot in cracking the exam and all. तो वहाँ पे जैसा ही मेरे मैरिज के बारे में पता चला to my whole community, so parents stood by me, but community का जो harsh face मैंने देखा उस टाइम पे, I never believed कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं. वहाँ पे भी parents को उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया. It was because of my parents only that I'm so much successful. थोड़ा सा strong भी हूँ मैं, means like उन लोगों को face करना and the way they behave with us, all those things we have faced in our lives. So I would like to suggest or advise all the girls out there जो भी ये listen कर रहे होंगे to the women कि देखिए physically strong तो हमको होना भी है, but the main important thing is your sheer grit and determination. इसके absence के बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे लाइफ में. आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि लोगों से हमको कैसे फाइट करना है. It's not always that कि हम सामने वाले पर्सन से फिजिकली हम फाइट कर सकते हैं या वर्बली हम फाइट कर सकते हैं. It's not like that. आप मेंटली फाइट करिए उनसे, आप प्रूफ करके दिखाइए कि yes आपका जो डाउट है मैं उसको हमेशा रॉन्ग ही प्रूफ करके दिखा पाऊंगी. So this is very one important thing. And उसके बाद में to the work area में it's like हम लोग जो income tax के rates डालते हैं, so it's like कि हमको भी नहीं पता रहता. All those people who are part of the team, like one day before also we don't know कि हमको कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है. So it's basically like अगर suppose कल raid है, today we will be informed by evening. आप इतने समय तक assemble हो जाइए and then tomorrow we just हम begin कर जाते हैं. हमको जहाँ पे भी जाना रहता है, whichever mode of transport, via road or via air, and we don't know कि हम कितने दिनों में वापस आएंगे. So यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को छोड़कर जाना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था. पर धीरे धीरे पेरेंट्स के सपोर्ट से, इन-लॉज के सपोर्ट से मैंने उसको ट्रेन करना शुरू किया. आई ट्रेन हिम व्हेन ही वाज अराउंड 3 or 4 years old कि बेटा अब आपको अकेले रहना है, आपको धीरे धीरे मम्मा के एब्सेंस से आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा. सो दिस वाज अनदर जर्नी. एंड वर्क प्लेस का एक और मैं एक एस्पेक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि जो विमेन होती हैं, बिकॉज द वे द नेचर हैज मेड अस, मदर नेचर ने हमें जैसा बनाया है, वी आर ऑलमोस्ट लाइक perfectionist people, because उसके बाद में ही हम being a perfectionist only we are able to manage so many things with panache. एक इतना अच्छा हम बैलेंस क्रिएट करते हैं अपने करियर में, अपने फैमिली में, पेरेंट्स के लिए, इन-लॉज के लिए, बच्चे के लिए, एवरीथिंग. सो बट जो मेल होता है, मीन्स मेल शुड नॉट फील ऑफेंडेड फ्रॉम दिस थिंग, बट एक जो जनरल मेल परसेप्शन होता है, इट्स लाइक नहीं लेडी है, ये नहीं कर पाएगी, ये इतना नहीं कर पाएगी, शी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट. नहीं, ऐसा नहीं है. ये चीजें मेरे ऑफिस में, रायपुर ऑफिस में वी हैव अराउंड 5 or 6 लेडी ऑफिसर्स, बाकी सारे मेल्स हैं यहाँ पर. सो एक टीम लीड करते हुए वो हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया. एंड बीइंग विमेन, हम लोग भी रात में देर रात तक हम 2 से 3 बजे तक ऑफिस में रहते हैं. आउटसाइड प्रीमाइसेस में भी हम वहीं पे सोफे पे हम सो जाएंगे या अपना हम ईरा करके हम लोग अपना रेस्ट कर लेते हैं. बट वी हैव लेड द टीम्स इन द इनकम टैक्स रेड्स और वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट. बीइंग एक सिंगल लेडी फीमेल ऑफिसर लीड करके जाती है so many
male officers, it's like it's वो जो movie की scenes होती है, it's just like that. It's very encouraging and मैं हमेशा women को encourage करती हूँ और यहाँ पे भी कहना चाहती हूँ, आप लोग हमेशा unconventional choices में जाइए, because unconventional choices mostly parents and all वो थोड़ा सा मना करते हैं, but with a little bit of convincing, little bit of exemplification, parents भी समझते हैं, आसपास वाले भी समझते हैं. So with this unconventional choices जो हैं, आप life में बहुत ही आगे जाएंगे and never fear from anything. So जैसे वो कहते हैं डर के आगे जीत है, but it's very true, it's very very true. And उसके लिए बस थोड़ा सा guts लगता है and आप mentally prepared रहेंगे, then everything will be possible. So this was my journey, and now, ma'am, to you, up to you. Thank you. Wonderful, ma'am. Even I got goosebumps listening to your story. And ये बात तो सही है कि as women different angles पे हम काम करते हैं, being a family or a career or anything. And as you suggested, yes, डर के आगे ही जीत है. अगर आप डर के वहीं रुक गए, थम गए, तो शायद आगे बढ़ना मुश्किल होगा. And again, आपको उन choices को ध्यान रखना है. जैसा सब कर रहे हैं वैसा करके तो बहुत मुश्किल है एक पीक पे पहुंचना, लेकिन इफ यू आर गोइंग विद अनकन्वेंशनल चॉइस तो हो सकता है कि आप बहुत आगे बढ़ जाएं. प्लस यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग. खाली फिजिकल स्ट्रेंथ होने से काम नहीं चलेगा. और जैसा मैम ने बोला कि हाँ, समाज की तरफ से भी बेड़ियां हो सकती हैं, आपके आसपास भी ऐसे लोग हों जो आपको पीछे खींच रहे हों, जो आपको आगे बढ़ने से ज्यादा ना देख पा रहे हो, मोटिवेट ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके जो साथी हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच प्रियंका मैम फॉर सच वंडरफुल टेकअवेज जो आपने शेयर करे हैं. एंड यस, इट इज रियली नाइस टू नो कि कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करा जा सकता है. अगर आप थक गए होते, रुक गए होते, तो शायद आज आप यहाँ ना होते जहां आज आप हैं. सो इट वाज रियली अमेजिंग. एंड इसी अमेजिंग जर्नी को आगे बढ़ाने आ रहे हैं हमारे अगले स्पीकर. शी इज एन इंडस्ट्रियस, क्रिएटिव, डिसिप्लिन्ड पर्सन who has varied experience which has equipped her with essential competence in problem solving, interpersonal skills and various other disciplines such as effective time management and communication skill. She is a passionate trainer, mother of 2, और जो मैं आगे बोलने जा रही हूँ इसको आपको ध्यान से सुनना होगा. लविंग वाइफ ऑफ एलेक्स पॉल मेमन. शायद ये नाम आपको उस टाइम की याद दिलाएगा जब उनको मायोस द्वारा पकड़ लिया गया था और 12 दिन के बाद ये फेस एक एज अ वाइफ उन्होंने कैसे फेस करा, वो भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आई डोंट नो कि मैम शेयर करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, बट मैं एज वाइफ एंड एज अ मदर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो कि वो जो चैलेंज था, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ पैशनेट पर्सन, करियर को हैंडल करना इज अनदर स्टोरी. एक फैमिली को इस टाइम हैंडल करना इज another emotional roller coaster ride. So yes, I'm looking forward for another set of challenges and the opportunities by none other than Pushpa Bhagyam, co-founder Pull Factor and LED consultant. Over to you, ma'am. We are eager to listen to you. Thank you so much, Anubhuti. You're such an amazing host, and I thank the entire team of Shri Ganesh Vinayak Foundation and Life Campus for giving this opportunity. बहुत ही ब्यूटिफुल सेशन था प्रियंका मैम का, एंड आई सल्यूट यू फॉर वट एवर यू हैड गॉन थ्रू. एंड while she was sharing a bit of like grit, determination ka story, I actually had planned to share more about empathy. मतलब मेरे जिंदगी में I think 2 things that I have picked and learned in the past 10 years is more to do with passion and empathy. Quickly like backtracking to कहाँ से मेरा जिंदगी शुरू हुआ. आई एम अ तमिलियन, कम फ्रॉम तमिलनाडु, और आई वाज बोर्न इन बॉम्बे. आई वाज बोर्न इन वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट स्लम, धारावी, एंड माय फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब. तो मेरे पापा मुश्किल से हमारे साथ एक 5 या 7 साल पूरे जिंदगी भर रह चुके हैं. ओके, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक द ग्रेटेस्ट सपोर्ट एंड पिलर. मेरे पापा अक्सर ये बोलते हैं कि वंस यू कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, वंस यू कम फ्रॉम अ marginalized Dalit community, it is very very important कि आप educated रहो, you are literate, and the only power that you have is education. Otherwise nobody in this world is going to respect, and that always echoes in my heart. So I completed education पूरा हम लोग I completed in Tamil Nadu 10th 12th, and college में
Government College of Technology, Coimbatore में की थी. I didn't get a medical degree. So I ended up doing my BTech. And BTech के final year में मेरे क्लास में लगभग 90 स्टूडेंट्स थे. 90 में से 7 लोगों को कोई भी काम नहीं मिला, कोई भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, and I was one among that. Every time हमारे कोई प्रोफेसर आते थे क्लास में, बोलते हैं अरे तुम तो इतना कंपटीशन बाहर जाती हो, इतना ये करते हो, लेकिन तुमको तो प्लेसमेंट ही नहीं मिला, ये सब का क्या फायदा है. एंड यू नो इट यूज्ड टू बी सच अ शेम. मुझे लगता था कि क्या है यार, मतलब इतना सर्टिफिकेट लेने के बावजूद काम में नहीं ऑप्ट की थी, बिकॉज आई वांटेड टू गो फॉर हाई स्टडीज. बट फिर आखिरी में मुझे लगा यार सबको काम मिल रहा है, मुझे भी अभी करना ही पड़ेगा. सो आई वेंट एंड अटेंडेड द फर्स्ट इंटरव्यू. I got rejected, second got rejected, and third company I got selected, and that was supposedly the most high paid during those times. फिर वहाँ पे जाके काम करके I worked as a mainframe application developer. तो कंप्यूटर के सामने काम करना है, and I am not that person, so I can never sit in front of computer and be there. I'm a very people person, तो मुझे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था. तो कॉलेज मतलब उस कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे, एंड यू नो ऑल द कलीग्स यूज्ड से उनको ना एक एचआर में जाना चाहिए था, बिकॉज दिस एप्लीकेशन डेवलपिंग कोडिंग ये सब तुम्हारे लायक ही नहीं है. एंड इवेंचुअली आफ्टर यू नो लाइक 1.5 year I quit my job, and then I did my MBA. तब जाके I was preparing for my UPSC. Unfortunately, I was not a person who was having that grit or determination like what Priyanka ma'am said. My passion that I saw was in learning and development. I used to be a passionate trainer. I used to work with children in the marginalized communities. I used to work with Dalit children specifically, and children with cancer and AIDS. तो उन लोगों को जाके हम लोग learning interventions, awareness वगैरह देते थे. जाके मेरे life में twist हुआ. So I never continued my UPSC training anymore. I quit, and I started fully focusing on my MBA. And I was also partly working with other, good trainers. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमेशा हमारी जिंदगी में काफी सारी चीजें आएगी. And as a woman, हमको चैलेंज क्या है, हमारी लाइफ में चैलेंज क्या है, ये चीज रियलाइज करने का समय ही नहीं है, क्योंकि we enjoy doing multitasking. तो पहले चैलेंज क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए I think I have to take a step back and reflect what I'm going through. So during my MBA times, I had a lot of challenge, personal relationship challenges था. उसके बाद क्या करना है, because my father was like, एक काम ले लो, I think you should just get into some job, and I wanted to start something on my own. So that's when I actually started, we were like closing down on an NGO, which we started way back in 2007, क्योंकि सभी लोग ट्रांसफर हो गए थे, कुछ लोग चले गए. और फिर मैं I went and joined an organization called Barry V. Miller, where I was leading the learning and development team. बहुत अच्छा काम था. It was only 6 months. I was like one of a very active employee, and that's when I met Alex. And it was a pakka arranged marriage, which I definitely didn't want to do. But जब शादी होके मैं छत्तीसगढ़ आई थी, you know, I never knew. I'm not a person who used to Google छत्तीसगढ़ क्या है, कौन से जिला में मैं जा रही हूँ, कुछ नहीं. And I was this bubbly girl who was suddenly, you know, picked up from Tamil Nadu, completely chucked off all the routes and airdropped in a place called Sukma. And I was only 3 mahina pregnant, and I was 6 months into my marriage. And ये feeling था कि I have to impress my husband and I have to be like the best wife or whatever, you know. So वो सारी चीजें थी. And one thing I realized is, leaving my career and coming back to Sukma itself was a lot of stress for me, because I didn't have like a lot of work to do. Then I went and I used to do this non-voluntary associations with UNICEF. वहाँ पे Red Cross था. ऐसे ही स्कूल में जाके हम लोग सिखाते थे. But when the incident happened, you know, when the incident of Alex's abduction happened, one thing that I realized is, हम सबके दिल के अंदर ही वो strength है. All of us, be it men, women or any other gender, हम सबके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है. और वो स्ट्रेंथ हमेशा एक फायर फाइटिंग मोड में जब हम आते हैं वो आएगा ही आएगा. And one thing that we need to do is just observe and just be patient. So उस समय I didn't know it. This was all for me. It used to be a normal day. Jैसे Anubita, I never wanted to share this experience, but since you said, one thing that I used to do is, when Alex was not there for those 13 days, he came on the 14th day. I keep telling Alex, ये राम गया था 14 साल.
and you are like this 14-day, you just disappeared from my life, but that has actually brought us closer. That has actually made us feel, वो एक मतलब एक ऐसा experience था कि 14 दिन बाद जब आप देखते हो, and life really begins anew. For me today, it's like I don't want to think of what is going to happen tomorrow, because that 14 days has taught me life, just take as it comes. और दूसरा, जब हम realize करते हैं ना कि मेरे अंदर ये I have a pain, I've been hurt a lot, तो दूसरा क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करके उसको कहाँ पे हम रिलीज कर रहे हैं. जैसे उनका जब abduction हुआ था, he never used to be, but in the back of my mind, I used to think Alex has gone to office. So if you or anybody would have come during that time to my house, you know, तो सुबह 9 से लेके 7 बजे तक, I would have been a normal, cool, completely normal person. लेकिन 7 बजे के बाद मुझे जो भूत चढ़ता है बोलते हैं ना, उस टाइप का हो जाता है माहौल. And it used to be so pathetic. And what is very important that time, what I actually looked for is, मेरे साथ मेरे आसपास जो लोग हैं, at least they should empathize my situation. But it was a failure. I think similar experiences, like, you know, Alex comes from a Christian family, I come from a Hindu family, and he is an atheist, and मैं थोड़ा सा भगवान का विश्वास बहुत ज्यादा ही कर चुकी थी उस समय. And I used to be like, मेरे पति जब वापस आएगा मैं मुंडन कर लूंगी. And I shaved my hair. And I think that incident, Alex asked me, अरे तुम तो बाल इसलिए काट रही हो क्योंकि तुमको पता है बाल वापस आएगा. अगर तुमको भगवान से उतना ही ज्यादा श्रद्धा वगैरह है तो एक उंगली काट के दे दो. He used to say, and he used to make fun of it. But what I realized that day is, Alex has always been telling me, अगर तुम भगवान को विश्वास करते हो या ना करते हो, the moment you know there is a supreme power, you immediately, और कोई भी अच्छा चीज भी हो या कोई भी बुरा चीज भी हो, हम क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया या भगवान के कारण ऐसा अच्छा हुआ. But he told me another definition, that always think of people. अगर हमारे जिंदगी में हम कभी भी किसी के बारे में किसी भी समय नेगेटिवली नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ वो चीज नहीं होगा. And my father used to always say in all of those interviews, ना मेरे मतलब दामाद या मेरी लड़की या मैं किसी के लिए कोई नेगेटिव चीज किए हैं तो हमारे साथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. I think that strongly stays with me till today. Being wife of an IAS officer, I never ever feel I am one, because he is not like that. And उसके कारण क्या हुआ था, मेरा circle जो है, my circle of friends are never from this kind of professional community, and I never want to mix this up. And I met really amazingly beautiful people in Chhattisgarh, and they are like my support system. So जब हमारे दिल की बात हम बाहर इतना easily नहीं बोल सकते हैं या हमको लगता है कि लोग हमको जज करेंगे, for everyone it is very important कि हमारे पास एक external support system हो जिससे आप जाके बात कर सकते हैं. And this need not be, हमेशा आपके पति या पत्नी ही होना है वैसा जरूरी नहीं है. It can be really good friends of the same gender, of any other gender. But remember, always जो भी दिल की बात है उसको बोल दीजिए. उसको जितना आप accumulate करते जाएंगे, that's not going to help us in any way. उतना सारा emotional baggage हम कभी भी कहीं पे भी नहीं लेके जाना. And the last thing that I wanted to say is, life पे career एक option होती है. ऐसे करके ना सोच के, career has always has to be there. It's never an option. And that helps us to, you know, come back. एक resilient factor अगर हमारे पास होना चाहिए तो I think profession and personal life will definitely help. And उसके लिए हमेशा आपके दिमाग को idle मत रखिए. The moment you stay idle, the moment हमारे पास कुछ काम नहीं है या कुछ engage करने के लिए कुछ source नहीं है, तो हमारे दिमाग में अक्सर बहुत ही गंदे तरीके से सोच आते हैं. तो उसको दूर पे रखना है तो keep yourself engaged, keep yourself distracted with a lot of activities. And I think that has really helped me during all of my challenging days. Even during COVID, when I don't get a project, I used to be really down. And I think that this is the time when I've started learning music and I've started picking up some self-care. Like I've never a workout person, but अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा सेहत पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने self-care पे भी ध्यान देना है. So try and do different things and make your life more interesting because it's all there for you. Thank you. Ma'am, you have seriously made me emotional. और जब मैं 7 dimensions of life की बात कर रही हूँ तो you have really worked on 7 dimensions of your life.
चाहे वो आपका इमोशनल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो आपका मेंटल स्ट्रेंथ हो, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो, यू हैव वर्कड ऑन ऑल ऑफ देम। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि यस, खाली दिमाग शैतान का घर है, उसमें जितने नेगेटिव थॉट्स डालोगे वो सब रिफ्लेक्ट होके आपको ही मिलने वाले हैं। सो इट इज बेटर कि यू कीप ऑक्युपाइड, एंड यस, गॉड हैज हिज ओन प्लान्स फॉर यू। तो आप कितना भी प्लानिंग करो, कितना भी आप वो करो, there are certain things which come to you, you have to take the challenge and you have to bounce back. And this is what I have learned from your journey, ma'am. It was really inspirational. और मुझे लगता है कि इतने सारे challenges, simultaneous challenges, right from your career and from your classroom to being a wife and then being into a career. And yes, very well said कि career is not the option now. वो time गया, आपको करना है कि नहीं करना is not the choice now. It should be on priority. कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। क्या करना है? अगर आप पैशन के साथ जाते हैं तो शायद जैसा आपने बोला, आपने भी बहुत सारा ग्राउंड जीरो वर्क करा है, यू हैव वर्कड विद मेनी आर्टिशियंस एंड ऑल, तो बहुत ही कुछ निकल के आता है, जैसा कि आज के टॉक में निकल के आया है। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इट वाज रियली नाइस टू हियर यू टुडे। एंड जिस क्लियरिटी के साथ आपने अपनी थॉट को प्रेजेंट करा एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रेजेंट करा, द सेम वे वी हैव अ पार्टनर, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, who partner in this cause with us, bringing you all life influencers across the dice. So team, can we have a short clip of श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल? मैं दिखाना चाहूंगी, एक हॉस्पिटल है जो अभी बहुत ज्यादा काम कर रहा है आई के क्षेत्र में और सेंट्रल इंडिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। टीम, वीडियो प्लीज। आंखों से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर कीजिए। आइए गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और श्री गणेश कीजिए खूबसूरत नजारों का। आई हॉस्पिटल मतलब श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, ऑपोजिट कलर्स मॉल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। जी, और जैसा कि ये रोचक संडे चल रहा है, इसकी अगली कड़ी में जिनको मैं आवाज देना चाहूंगी, आपने 2 स्टोरीज अभी सुनी हैं, धमाके और भी हैं हमारे पास। सो आई एम जस्ट टेकिंग यू स्ट्रेट टू द नेक्स्ट फेस, एंड इनको हम इनके जुझारू व्यक्तित्व के लिए जानते हैं। आप इनको फोन तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मदद का हाथ बढ़ाना है आप तभी फोन करिए, वरना इनके पास टाइम का अभाव है। आप इनको कभी भी किसी के लिए भी खड़ा हुआ पा सकते हैं। कोरोना काल में जब हम सिर्फ अपनों की चिंता कर रहे थे, ये उनके बारे में सोच रही थी जिनके बारे में लोगों के पास सोचने का टाइम नहीं था। जी, मैं बात कर रही हूं अ टीचर बाय फैमिली, अ ट्रेनर बाय स्किल, काउंसलर बाय एक्सपीरियंस एंड कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, नेचर लवर। ये छत्तीसगढ़ की एंथुसियास्टिक बर्ड कैचर भी है, साथ ही खेल खेल में सांप को भी पकड़ लिया करती है। कोरोना काल में लोग जब सिर्फ अपनी चिंता कर रहे थे, ये अपनी टीम के साथ शेल्टर होम में रोजाना के 100 से 150 लोगों की मदद कर रही थी। जी, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन मंजीत मैम की, डॉक्टर मंजीत कौर बाल। इनका इंट्रोडक्शन किसी का मोहताज नहीं है, इनका सिर्फ एक नाम काफी है। तो मैम, मैं आपको आवाज देना चाहूंगी। जी प्लीज मैम, आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए, और मैं जानना चाहूंगी आपकी लाइफ में तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपके करियर में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी मैम। थैंक यू। और जब इस पूरे अवसर के लिए, और जब आप बोल रही थी तो मुझे लगा किसी के बारे में बात हो रही है, तो मैं निश्चिंत थी कि ये मेरी बात तो नहीं है। तो एक तो जो 2 लोगों को सुना मैंने, तो एक बात आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जीवन में बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत संघर्ष नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक प्रिविलेज परिवार से रही हूँ, और उस प्रिविलेज परिवार ने मुझे लोगों की तरफ देखने का नजरिया दिया है, और उस नजरिए के साथ साथ अवसर भी दिया है। तो जीवन में हमेशा 2 चीजों की कमी होती है लोगों के पास, एक संसाधन और एक अवसर। संसाधन भी पर्याप्त था कि मैं अपने आप को खड़ा कर सकूं, और अवसर भी मुझे लगातार मिलता रहा, इसलिए ये 2 चीजों में मेरा संघर्ष शब्द कभी शामिल नहीं रहा है। लेकिन एक जो चीज जो समाज हमें देता है संघर्ष के रूप में, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, वो स्वाभाविक रूप से आ जाता है, जो प्रियंका जी बोल रही थी या आशा जी बोल रही थी
ये बहुत इसी बात का दर्द धीरे धीरे शुरू होता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कि कौन कौन भेदभाव का शिकार हो रहा है। और हम बचपन से बड़े होते हैं, देखते हैं गरीब आदमी जब हमारे घर में आता है तो उसके लिए अलग तरीके का हमारा ट्रीटमेंट होता है। होटलों में भी जाओ तो उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। अंग्रेजी और हिंदी बोलने वालों के बीच ट्रीटमेंट होता है, महिला और पुरुष के बीच ट्रीटमेंट होता है, जातिगत रूप से ट्रीटमेंट होता है। तो धीरे धीरे आप अंधत्व पे गणेश विनायक काम कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी और एबिलिटी के बीच होता है। तो इन भेदभावों को जब आप देखते हुए बड़े होते हो तो आपको प्रश्न उठता है कि ये क्यों है और क्या है। जब आपका पूरा संविधान इस बात की नहीं कह रहा है, मानवता इस बात की नहीं कह रहा है, और आप ऐसे प्रश्न लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और पेरेंट्स आपको कहते हैं विकल्प तुमको चुनना है, हमें नहीं चुनना है। ये बहुत सही होता है कि पेरेंट्स ने आपको विकल्प नहीं चुना। उन्होंने नहीं कहा कि आप बड़ी नौकरियों में जाओ, बहुत पैसे कमाओ, और ये पेन हमें दिया, इस पेन ने हमें उस नजर से देखने का अवसर दिया। तो धीरे धीरे हम सभी भाई बहनों ने इस पेन को देखते हुए रास्ता चुनना शुरू किया, और सबने वही रास्ता चुना जो मानवता की ओर ले जाता था, जो इस भेदभाव को दूर करने की ओर प्रयास करता था। और शायद हमारे माता पिता चुपचाप खड़े हमको धीरे धीरे देख रहे थे कि कहीं हम दूसरे रास्ते की ओर तो नहीं जाएंगे, और उसके परिणाम स्वरूप हम सब एक रास्ते की ओर निकले हुए हैं। तो ये एक जिम्मेदारी भी है, ये एक काम भी है, और जिस बात की खुशी को ढूंढते हैं उस खुशी का रास्ता भी है। लोगों को लगता है कि दूसरा रास्ता खुशी देगा, लेकिन हमें तो ये फार्मूला मिल गया था कि रास्ता यही देगा। तो हम बहुत स्वार्थी टाइप लोग हैं और हम अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं, और दुनिया को लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये कई बार मुझे हंसी आती है कि ये हर पल खुशी पाने का एक सूत्र है, जिस सूत्र को लोग बहुत देर से ढूंढने निकलते हैं, हमको थोड़ा जल्दी मिल गया। तो मैं बात करूंगी विकल्पों की। तो आपके सामने जब आप पढ़ रहे होते हो से लेकर जिंदगी जी रहे होते हो, हर जगह आपके पास 2 विकल्प आते हैं, और हर विकल्प आपके डिसीजन मेकिंग को देखता है। जैसे प्रियंका जी बता रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनना। अगर वो हर बार उस विकल्प को चुननी थी जो समाज ने एक स्टेरियोटाइप दिया है, तो वो आज यहाँ पे हम उनकी बात नहीं सुन रहे होते। बस इसी विकल्प को चुनने का रास्ता है। तो गांधी जी का एक सूत्र कभी मुझे मिल गया था कि आप जब भी कोई काम करो तो उस व्यक्ति को के बारे में सोचो कि वो अंतिम व्यक्ति को तक ये कैसे पहुंचेगा। तो वो सूत्र जब मिल गया, उस दिन के बाद से मैं परेशान भी हूँ कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो लगता है, इवन मैं कोई पिक्चर भी देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि इससे उसको क्या फायदा होगा और मैं उसमें कैसे वैल्यू एडिशन कर रही होंगी। तो ये फार्मूला देके मुझे किसी ने अच्छे से बिगाड़ दिया है। तो अब मैं उस फार्मूले में फंसी हुई हूँ और मैं प्रयास करती हूँ कि मेरा हर मिनट उस अंतिम व्यक्ति की ओर कैसे ले जाएगा। ये मेरा जीवन का सत्य का, ये एक जीवन का मेरा अपना प्रयोग चल रहा है। इसी में मेरे छोटे भाई ने मुझे प्रकृति से परिचय कराया। वो छोटा था तो वो कभी उसने अब मेरे पिता से पूछा था। मेरे पिता की मृत्यु हाल ही में कोरोना से हुई, तो हम उन्हें बहुत याद भी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ है उनकी बहुत बड़ी सीख का नतीजा है। तो मेरे पिता के सामने उसने एक प्रश्न पूछा, एक चींटी चल रही थी कि मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं। तो पिता ने कहा, देखा, बोले आपको निर्णय लेना है, बचाना या मार देना। उसने उसको बचा दिया, लेकिन उसके बाद से वो सुख को भी पा गया और हमें भी बता दिया कि किसी भी जानवर को बचा देना ही असली सुख है। और वहां से एक मुहिम सांपों को लेकर हुई। उसने सांपों की तरफ उसी नजर से देखना शुरू किया, और धीरे धीरे वो चीजें हमारे अंदर आई और मैंने उसको दूसरे रूप में लिया। उसने उसको थोड़ा साइंटिफिक वे में सीखा, मैंने उसको लोगों तक पहुंचाने के तरीके से सोच। क्यों ना हम सांपों और चिड़ियों और तितलियों के बहाने लोगों को इस प्रकृति को देखना सिखाएं। हम सिखाएं कि इनके कारण हम हर मिनट कृतज्ञ हों इस प्रकृति के लिए। और हम जब इस बात को कहें तो लोग समझें कि हाँ, प्रकृति ऐसी चीज है और उन्हें हमें बचाना है। तो हमारे हर काम में, जैसे हम लोग पॉलीथीन उपयोग नहीं करते हैं, हमारा तुरंत ध्यान चला जाता है कि हम सब्जी लेने गए हैं तो पन्नी नहीं लेंगे। ये इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन मैंने बहुत पढ़े लिखे समझदार कहलाने वाले लोगों को भी ये आदतों को पालते नहीं देखा है। तो ये सिर्फ इसलिए इस उदाहरण को दे रही हूँ कि आप जब किसी को फूल तोड़ के चढ़ाने जाते हो तो भी हमें दर्द होता है कि वो तितली का भाग आप ले गए हो। तो आप कैसे संवेदनशील होते हो प्रकृति के प्रति, और दूसरों को अगर हम ऐसा संवेदनशील करते हैं तो उसके न वो पेड़ काट पाएंगे, न वो ऊर्जा की बर्बादी करेंगे, न कुछ होंगे। तो एक मुहिम इस दिशा में गया प्रकृति की ओर, और लगा कि ये जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। दूसरा मुहिम गया मानवता की ओर,
और उस मानवता की पढ़ाई में भेदभाव सबसे महत्वपूर्ण है। हम समता का शब्द हम संविधान में इतना आसानी से कहते हैं, लेकिन इक्विटी आज भी, अंधत्व निवारण के लिए आप काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में अभी उतने स्कूल भी नहीं है जो इन बच्चों के लिए हम अवसर दे सके। तो उस मानवता की ओर जाते जाते लगा नहीं, जब तक छोटे बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आएगी, वो ये दृष्टिकोण से बड़े नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर उस बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान गया और उस ओर एक प्रयास शुरू हुआ। इन्हीं प्रयासों में एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत दिखता है, हर जगह दिखता है। तो लगा कि महिलाओं के साथ काम करना होगा, और महिलाओं के साथ सबसे बड़ी जरूरत है कार्यस्थल, वो काम पे आए। आज एक महिला काम पे जा रही है तो उसके पीछे उसका परिवार चिंतित है, उसका समाज चिंतित है, और वो कार्यस्थल फिर भी उसके बाद बहुत अच्छा नहीं है। तो कैसे हम इन महिलाओं के लिए एनवायरनमेंट बनाए, लोगों को इस बात को जोड़े कि वो समझौता ना करे, वो ये बात ना करे, वो डरे नहीं, वो अच्छे से जाए। उसी में मेरा कैरियर का एक भाग बड़ा डैमेज हुआ कि एक बड़े व्यक्ति ने उस कार्यस्थल में गंदगी मचाई थी, तो हमने उसका विरोध किया और नौकरी से निकाल दी गई। लेकिन वो दुख कभी नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये बड़ी सीख थी कि आप कार्यस्थल को बेहतर करने के लिए एक बड़ी लड़ाई छेड़ रहे हो करके। तो हर जगह एक अवसर मिलता है और अवसर विकल्प देता है। एक विकल्प आपको ले जाता है कि आप चुपचाप घर में बैठ जाओ, एक विकल्प ले जाता है कि आप सुख की ओर चले जाओ, तो ये दूसरा विकल्प सुख है। और ये अंतिम बात मैं आपको कहूंगी श्रमिकों वाली। तो जब श्रमिक लॉकडाउन हुआ तो सबका एक ध्यान था कि कोरोना फैला है, हमें सुरक्षित रहना है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा संघर्ष करता हुआ, संघर्ष शब्द वास्तव में उनके लिए है, मानती हूँ मैं, जो सुबह उठते हैं और जिनको पता होता है कि आज मेरे पास खाने को नहीं है, या उनके घरों के बच्चों को स्कूल भेजना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये संघर्ष जो है उसके सामने हम बहुत प्रिविलेज लगते हैं मुझे। तो वहां पे जब ये बात आई तो मैंने फिर अपने पिता से कहा कि इस देश को हमने आजाद शायद इसलिए नहीं कराया था कि जमीन पे लोग मई और अप्रैल की गर्मी में लोग पैदल चल रहे हैं, उन्हें कोई कोरोना के संक्रमण के लिए पानी नहीं दे रहा है, और हम बहुत अच्छे गद्दों में सोना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें नहीं कहा है कि तुम घर आके सो जाओ करके, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। और उस दिन मैं निकली क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं घर में रहूंगी, या मेरा पूरी टीम की मैं बात करूं, मैं अकेले बात नहीं कर रही हूँ, हम सब ने को घर में बेचैनी हो रही थी और हम बाहर निकले तो हम कुछ कर नहीं पाए, हम सीख रहे थे। एक जुनून था, एक पूरे श्रमिकों का जत्था था जिन्हें ये दर्द नहीं हो रहा था कि वो 1500 मील चल रहे हैं, उन्हें ये दर्द नहीं हो रहा था कि उनके हाथ में छोटे बच्चे, गर्भवती महिला है। वो बहुत दर्दनाक स्थिति थी। उस दर्दनाक स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे थे कि हम जिनके पास संसाधन से उनसे अपील कर रहे थे। और मैंने तब देखा कि अगर आप कुछ करने निकलो, संसाधनें आपके लिए कहीं पे रुकावट नहीं बनती। लोगों ने खुले दिल से दिया, जिसके अंदर दर्द उठा उसने दिया, और बहुत आसानी से चीजें धीरे धीरे समेटाती गई। वहां से लेकर इस कोरोना काल तक अस्पतालों में बेड की बात करें से लेकर एम्बुलेंस की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, मुझे लगा कि जो सोचा वो सामने दिख रहा था। ऐसे कैसे होता है, रास्ता कैसे बनता है। तो पैशन, डेडिकेशन के साथ अगर लोग खड़े हो, मिलते जाएं, तो सब कुछ बहुत आसान सा हो जाता है। और अभी भी मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे बहुत अवसर मिलता है अपनी बात कहने का, लोगों तक पहुंचने का और कुछ करने का और लगातार खुशी पाने का। तो यही है मेरी जर्नी। धन्यवाद। मैम, आपकी जर्नी ने तो पूरा एक सपना दिखा दिया। आप जर्नी कह रही हैं उसको, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। जिस लेवल पे आप सोच रही हैं, जैसा आप बोल रही हैं कि अपब्रिंगिंग ऐसी हो कि बच्चे का नजरिया बदल जाए। आज की जो पेरेंटिंग हो रही है, बच्चे के मुंह से निकलने से पहले उसको हम वो चीज उपलब्ध करा देते हैं, ये चाहे मेरा हो या कोई हमारे उसमें हो। जो आपने एक गुण बात कही कि आपकी सोच वहीं से बदल गई जहां पेरेंटिंग आई, जहां पे आपके पिताजी का उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक ऐसी सोच आपको दी जिसके साथ आज आप समाज को बदल पा रही हैं। अगर वो सोची नहीं होती तो शायद आप भी घर में बैठी होती और सोच रही होती कि कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा होगा। तो ये एक सोच, इस जज्बे को सलाम, जो कहता है मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं। संसाधन सभी के पास है, आज हमारे पास जो कुछ भी है ऊपर वाला दे रहा है, बट एक ये सोच कि मैं इस काम में दूसरे तक ये कैसे वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, वो एक सोच है जो मेरे ख्याल से आज सभी को आपसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, किसी के काम आ सकती हूँ। वो
जो आपने गांधी जी का भी एक उदाहरण दिया कि वो आपका मूल मंत्र जिससे आप स्ट्रगल कर रही हैं, मैं चाहती हूँ ऐसा स्ट्रगल सभी लोग करें। तो शायद अगर 1% भी स्ट्रगल कर ले गया तो आगे आने वाले भारत का कुछ मॉडल ही अलग होगा। सो बहुत ही बढ़िया मैम। और आप जैसा कह रही हैं कि आप स्वार्थी हैं, आपको थोड़ी खुशी मिलती है, मैं सोचूंगी कि शायद ये खुशी मैं भी कहीं अपने लिए अंकित कर पाऊं तो सफल हो जाएगा जीवन। सो बहुत ही बढ़िया मंजीत मैम, इट वाज रियली 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 अमेजिंग टू लिसन यू एंड अंडरस्टैंड कि ग्राउंड जीरो पर होने वाली चीजों को भी आप पॉजिटिविटी के साथ लेकर उनसे लड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। या तो आप उन्हें देखकर आंख मूंद लीजिए, जैसे कि हम बचपन में करते थे, खुद बस आंखें बंद करके लगता था हम छुप गए, कोई हमें ढूंढ नहीं रहा होगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या बाहर निकलिए, परेशानियों का सामना करिए और संसाधन आपको मिलते जाएंगे, इस तरह के मदद के हाथ आपके साथ बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच मंजीत मैम फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस स्पेशल एपिसोड। और इसी एक सोच के साथ, जैसा मैम ने बात करा, स्टीरियोटाइप की बात हमारे फर्स्ट स्पीकर से होती चली आ रही है, चाहे वो डॉक्टर प्रियंका हो, चाहे पुष्पा मैम हो, देन मंजीत मैम, एंड नाउ कमिंग अप next is Miss Shruti Tripathi. Yes, she was a daydreamer, a slot, ambitious soul, और एक साइंस ग्रुप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हैं ये वाराणसी से। Though she was fascinated towards her father, इनके फादर का जो चैम्बर होता था, शायद इनको वहां जाके कुछ एक फीलिंग आता था सोलफुल, और इनको लगा कि मुझे ये करियर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। एंड नाउ टुडे शी इज सिविल जज and she was a former CBI officer. So I'll welcome Shruti. Welcome to the show. And I'm very sure you have your set of experiences to share with us. How did you converted your challenges into opportunities to influence my viewers? Over to you, ma'am. Aapka voice is not audible. Team, can we please check? Okay, ma'am, you need to join in with the voice. I think log off and log in will be a better option. नीचे screen पे आपको join दिखेगा. Meanwhile, I'll request the team, can we have some glimpses of the work which Sri Ganesh Vinayak Foundation is doing? Shruti ma'am, I'll just take a break from here till you rejoin. And team, can we have the glimpses of the work which we are doing as Ganesh Vinayak Foundation? हम अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ आगे आ रहे हैं, अपने मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। So on the screen आप जो देख रहे हैं, हम एक अनुप्रदानम करके एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें हम लोगों तक कोशिश करते हैं कि उनको हम जो एक बेसिक नीड होता है, रोटी कपड़ा और मकान तो नहीं दे सकते, बट हाँ रोटी और कपड़े के जहां तक हम जितनी मदद कर सकते हैं, आप जैसे कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और ये मदद का हाथ बढ़ाते हैं। पर्यावरण दिवस पर जैसा मैंने बोला, जो हमारा थर्ड कैंपेन है, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके जहां हमको लगता है किसी को जरूरत है और हम मदद कर सकते हैं, हम बेशक आगे बढ़ते हैं। अंधा मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़ की तरफ से इस तरह के हम कई सारे बेसिक कैंप्स रूरल एरियाज में जाके, जहां पे पेनिट्रेशन हमारा हो सकता है मोबाइल वैन के थ्रू भी, हम वहां पहुंचते हैं और स्क्रीनिंग करके उन मरीजों को यहाँ तक ला के कोशिश करते हैं कि उनकी आईसाइट रिस्टोर कर सके। ये कुछ संस्थान हैं जो बहुत ही तेजी से आगे आ रहे हैं और उनको हमारे मोटिव समझ में आ रहा है, वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम कुछ जरूरतमंदों की मदद कर पा रहे हैं। अंधत्व छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़ की मुहिम है ये जी। और एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस ड्राइव हम चला रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन की तरफ से। पॉजिटिव हेल्थ जोन अगेन आपके माइंड, बॉडी, सोल पे वर्क कर रहा है। ये लाइफ इन्फ्लुएंसर का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये भी एक ब्रेन चाइल्ड है डॉक्टर अनिल गुप्ता का, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं दुनिया को हेल्दी बनाने की। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमने एक जब शुरू करा था तो शायद हम अकेले थे, लेकिन अब कारवां जुड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस शो से थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़ेंगी और ये कारवां और आगे तक जाएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ श्रुति मैम ज्वाइन कर पाए हैं टीम।
Yes. Okay, so Shruti ma'am जब तक हमको ज्वाइन करते हैं तब तक आई लाइक टू टेक माय नेक्स्ट पैनलिस्ट. शी इज डॉक्टर हिफ्जा, और जहां तक हम अभी की स्टोरी सुन रहे थे, ये स्टोरी भी उसी की एक कड़ी है. ये आगरा में एक बेस्ड शुगारो नाम की कंपनी है, जो लोगों के बेसिक जो शू मेकर्स होते हैं, एक आर्टिशियन का एक ग्रुप होता है, उनके लिए काम करती है, उनके राइट्स के लिए काम करती है, और आज ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सराही जा रही है. तो एक हमारे साथ वो शख्स है जो ग्राउंड जीरो पे वर्क कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना. तो मुझे लग रहा है आज का जो पूरा एपिसोड बिल्ड हो रहा है वो उनके अराउंड है, जिन्होंने वाकई ग्राउंड जीरो पे रहकर वो मुहिम छेड़ी है और उनकी मुहिम रंग ला रही है. So she is experienced professional with demonstrated history of working in computer software. तो जैसा पुष्पा मैम बोल रही थी कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना, शायद उनके पैशन में वो चीज खटक रही थी और उन्होंने ग्राउंड जीरो पे भी काम करा. तो ऐसे ही हमारी नेक्स्ट कड़ी में ये हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहे थे. she has done Doctor of Philosophy, PhD, focus in computer science. She has interest in making life automated and secure. Currently, she is heading the IT and social impact initiatives for footwear artisan families. Shugaro was conceptualized to preserve the dying art of handmade shoemaking, with aim to engage artisans family who have carved forward the traditional art of handmade shoes, keeping the social concern of unemployed footwear artisan and the encouraging data set of footwear industries. So here we have co-founder of Shugaro. Yes, over to you, Hifza ma'am. Welcome to our show, and I'll definitely like to hear the ground realities and your challenges, and of course, which converted into opportunities. Over to you, ma'am. Thank you, Anubhuti ji. And I'm so thankful to you कि आपने मुझे इतने खूबसूरत लोगों के साथ यहाँ पर ज्वाइन करने का मौका दिया. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और मंजीत जी का स्टोरी सुन के मुझे बस एक यही चीज याद आई कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया. So it was really a very inspirational story. तो जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि as being a women, हम लोग जो लेडीज हैं शुरुआत से ही एक अलग तरीके का स्ट्रगल लाइफ में चलता है. तो मुझे एक चीज याद आई कि जब मैं छोटी थी और स्कूल जाती थी तो मेरे फादर मेरे लिए एक स्कूटी लाए थे. तो ऑल द सोसाइटी एंड फैमिली मेंबर्स कैसे वो अगेंस्ट हुए उसके कि भाई एक लड़की है, उसको तुम कैसे ड्राइव करने दोगे, अकेले स्कूटर चला के जाएगी स्कूल. तो बट माय फादर सेड नहीं, मेरी बेटी है और वो कर लेगी. एंड दैट वाज अमेजिंग थिंग. मुझे अभी तक याद है वो कि किस तरीके से लोग आपको स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पे आप जो भी लेंगे रोकने की कोशिश करते हैं. बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. आपको अपने आप में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, आपको अपने आप में भरोसा होना चाहिए. हम सबको मालिक ने पावरफुल बनाया है, सबको. वी जस्ट नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. सो लेटर I opted for graduation and then I did post graduation. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ टाइम किया, जॉब किया, और उसके बाद फिर से जिंदगी में वही चैलेंज आया कि मैं PhD करना चाहती थी, परस्यू करना चाहती थी अपनी स्टडीज को. बट पीपल स्टार्टेड सेइंग कि अब इतना पढ़ के क्या आगे करना है, और अब शादी करनी है, करना है. बट देन आई हैड टू कन्विंस माई पेरेंट्स, and then they have to convince the society. It's not only about our parents, वो तो आ ही जाते हैं साथ, but the other people who are joined with the family or connected with the family, it is really tough to handle the situation like that. Then I also had an interfaith marriage, so that was also another challenging thing to do. It took me 8 years to settle up the things, and so that was one challenge I faced. But one of the most difficult decisions in my life was to join Shugaro. मैंने अपने PhD के साथ साथ यूनिवर्सिटी में जॉब ज्वाइन किया था, and everybody was very happy. People were happy around कि चलो
असिस्टेंट प्रोफेसर है, अच्छा सा काम चल रहा है, अच्छी सी सैलरी आ रही है। देन सडनली मैंने बताया घर में कि नाउ मैं अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ और छोड़ के मैं अपने हस्बैंड के साथ एक कंपनी ज्वाइन करूंगी, जो कि अभी नई नई कंपनी है और उसमें सैलरी का इतना कुछ फिक्स नहीं है। और हम लोग जो लोकल शू आर्टिसंस होते हैं वो एक्चुअली ज्यादातर अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, काम भी इतना अच्छा नहीं चलता है। और ये पहले इनका काम एक्चुअली अच्छा चलता था, हाथ से जूते बनाते थे, लेकिन अब जब से मशीन्स आई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन गई हैं, तो इन लोगों का काम छिन गया है। तो उनको हेल्प करना है और उनके बिजनेसेस को रीस्टैब्लिश करना है। तो जो फैमिली के लोग थे वो काफी डर गए कि ये क्या हो रहा है, तो बहुत अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है जिंदगी हमारी, तो इनकम नहीं होगी रेगुलर, और सोशल वर्क जैसा कुछ साउंड कर रहा है जिसमें कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते। सो एवरीबडी वाज स्कैर्ड बट स्टिल माय ब्रदर एंड फादर सपोर्टेड मी, सो आई कुड move ahead on this road. So this was a great switch, but because I had a passion to educate people, बहुत ही मेरी अंदर से चाहत थी कि लड़कियों को स्पेशली एजुकेशन मिलनी चाहिए so they can pursue their career। और हिंदुस्तान में तो इसकी बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं करती हैं आगे, which is a very bad thing for us, I think। तो इसीलिए मैंने एजुकेशन का करियर ज्वाइन किया था, बट अब वो करियर छोड़ के मैं एक नए करियर में जा रही थी, बिजनेस में। तो वहां पर बेसिक रीजन यही था कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उसमें लेडीज भी हैं बहुत सारी जो कि काम करती हैं, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेस एंड वर्क एट अ प्लेस। जो भी उनका काम है वो उनके घर भेज दिया जाता था और वो लोग वहीं से अपना काम फिनिश करके वापस यूनिट्स में भेज देते थे। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल इन आगरा, फुटवेयर इंडस्ट्री पीपल, सम गुड पीपल, हम आगरा की पहली विमेन्स यूनिट स्टैब्लिश कर पाए, जो कि एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, लेडीज के लिए स्पेशली, जो कि उनको बाहर आने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, एक इंडिपेंडेंट यूनिट स्टैब्लिश करने का मौका मिला। पहले वो केवल एक हेल्पर की तरह काम किया करते थे अपने हस्बैंड्स के साथ, बट नाउ दे हैव अ फीमेल हेड आर्टिसन और वो अपने जेंडर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को समझ के एक यूनिट की तरह काम करते हैं। दैट इज सो ब्यूटिफुल टू सी। देन सब कुछ अच्छा चल रहा था और अच्छे सेल्स आ रहे थे हमारे आर्टिसंस के। उसके बाद कोविड-19 आया, तो कोविड-19 की वजह से सारा बिजनेस बंद हो गया। एक साल के बाद, अभी नया ही था, और आर्टिसंस के जॉब्स भी बंद हो गए, लोगों ने ऑर्डर्स करना ही बंद कर दिए थे, लॉकडाउन हो गया था। तो बहुत डिफिकल्टी आई कि कैसे हम आर्टिसंस को सपोर्ट कर सकते हैं। इस डिफिकल्ट टाइम में हम उनका हाथ नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमने उनकी मदद के लिए ही ये काम शुरू किया था। तो लकीली इस दौरान हमको यूएस की एक कंपनी की तरफ से फॉरेन फंडिंग मिली और हम उस हेल्प को कंटिन्यू कर पाए। तो आगरा की पहली फॉरेन इन्वेस्टेड कंपनी बनी इस तरीके से, शुगारो। फिर धीरे धीरे सब ट्रैक पर आने लगा, कोविड-19 का असर कम हुआ, सेल्स दोबारा से स्टार्ट हुई, और नेक्स्ट अगेन कोविड-19 की सेकेंड वेव ने हिट किया। इस दौरान सब कुछ एकदम बंद हो गया और लोग बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे थे। तो हमने एक फ्रेश ऑन कॉल नाम से एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ये फ्रेश ऑन कॉल ये था कि सब्जियों को लेके मंडी से प्रोक्योर करके, यहाँ पर मंडियां बंद हो गई थी सारी, तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने में, तो उनको हम लोग क्लीन करते थे, सैनिटाइज करते थे और फिर लोगों को सेल ऑफ करते थे। और इसमें आर्टिसंस को हमने इन्वॉल्व किया, इस तरीके से उनकी इनकम थोड़ी सी आना शुरू हुई। 3-4 महीने ये चीज चली जब तक कि शूज के ऑर्डर्स, शूज का बिजनेस वापस नहीं स्टार्ट हो गया। तो इससे बहुत ज्यादा सेल्स नहीं हुई, बट जिस तरीके से पूरी टीम ने मिलके काम किया और जिस तरीके से उस दौरान हमारे माइंड्स ऑक्यूपाइड रहे कि वी आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल।
The other thing we saw during the second hit was कि हमारे आसपास जो लोग रहते थे, जनरली मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, तो अकेले माता पिता जो बुजुर्ग हैं वो रह रहे हैं, बच्चे नहीं हैं उनके पास, उन लोगों को बीमारी हो रही है, रिश्तेदारों ने आने से मना कर दिया लोगों की हेल्प के लिए. And I lost my father in this March, not due to COVID, but he had COPD. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब किसी को आप खोते हैं तो कैसा फील होता है, वो भी आपके फादर को. तो उस वक्त मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि व्हाटएवर हैपेंस, मरना तो एक दिन है ही, उससे डर के हम कब तक जिएंगे. तो वी वेंट आउट और हम लोगों ने किट्स लिए और वो किट्स पहन के जाते थे जिस किसी को भी जरूरत होती थी हेल्प की, क्योंकि लोग इतने वीक हो जाते थे कोविड में कि वो उनको खाना भी पहुंचा दोगे तो उठ के मेडिकेशन खाना नहीं ले पा रहे थे. सो वी वेंट एंड वी हेल्प देम, जिसको भी जरूरत थी आसपास के लोगों को ग्रुप बना के काम किया. तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेडली आपको मैं यही कहूंगी सब लोगों को कि लाइफ जो है वो एक बार होती है जिंदगी में, और मरना भी एक ही बार है, बट जब तक मरे नहीं हैं तब तक तो खुल के जी सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे फ्रॉम माय जर्नी. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. वंडरफुल हिप्सा, बिल्कुल सही है. जिंदगी एक बार मिलती है और मौत भी एक बार मिलती है. रोज मरने से अच्छा है कि रोज जिए आप. कल की चिंता आप छोड़ करने की बजाय आज को देखिए, आज संवारिए. बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है. और ये एक जुनून है, होता है जो अंदर से आता है. वो जुनून आपकी अच्छी सोच, आप अपने आसपास किस वातावरण में हैं वो दे पाता है. जैसा कि पीछे मंजीत मैम ने भी मेंशन किया था कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होना, वो स्ट्रॉन्ग होना कि नहीं मुझे कुछ कर गुजरना है, जिंदगी एक बार मिली है. ये जुनून, ये जज्बा अच्छे लोगों की संगत से आता है, जैसा कि आज मैं बैठी हूँ आप सबके बीच. एंड यस, बीइंग मतलब दिस इज वेरी रियली वेरी नाइस कि आपने वो करने की कोशिश करी जो शायद कभी आगरा में नहीं हुई थी. वो कोशिश जिसमें आप फर्स्ट फीमेल यूनिट स्टैब्लिश कर पाए फॉर द आर्टिशियंस. वो यूनिट जहां पे आप पहली बार फॉरेन फंडिंग लेकर आए. वो एक जज्बा की कुछ ना कुछ करके दिमाग को ऑक्युपाई रखना है. लेट इट बी फार्म फ्रेश. लोग ऑक्युपाई रहेंगे तो शायद कुछ बेहतर हम कर पाए. खाली घर शैतान का घर, जैसे पीछे पुष्पा मैम ने भी मेंशन किया था कि हमको कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ तो कुछ जूझते रहना है, और शायद ये इसी का नाम जिंदगी है. अगर हम रुक गए, थक गए, ठहर गए तो शायद हम वहीं रह जाएंगे. बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हिफ्जा, एंड इट वाज रियली नाइस लिसनिंग टू यू. और मुझे लग रहा है कि आप जो बात कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आई हैव विद मी नाउ श्रुति त्रिपाठी. एंड हम इनको टीम ले सकते हैं. इनका एक बार आप वो चेक कर लेंगे प्लीज. मैम प्लीज switch on your audio. Can you hear me now? Yeah, perfect ma'am, wonderful, we are good to go. And एक बार और मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इनको उस वक्त नहीं ले पाए थे, बट yes, again a strong will and strong headed person. She is the person जो बहुत ही young age में, she is a civil judge, she was a former SCBI officer. And without wasting much of your time, over to you, Shruti Tripathi. Yes, we would like to hear how did you converted the challenges, you broke the stereotype, and you are here with us today. First of all, I would like to apologize for all these technical glitches which happened from my side. I'm really sorry to waste all of your time. And I am technically overwhelmed to be part of this panel, जहाँ पे इतने ज़्यादा amazing female powers are sitting all together, and they have witnessed surmountable amount of difficulties in their life one way or the other. We might be very modest when we say that no, we did not suffer any kind of discrimination or disparaging encounters with society or with people. But that's just a way of undercompensating our victory, I would say. And as Manjeet ma'am said, it was really inspiring listening to her and every other person. And you know, it was so amazing to hear people talking about interfaith marriages and about natural things which are happening. I feel I am very small when it comes to these things.
But still, since I am here, so I would not leave any stones unturned in inspiring people who would be, if at all, be inspired by my journey. Without wasting much time, I mean, the time when I started pursuing my career as a law, right now it's very much celebrated and people really enjoy going into law, and there's no taboo as such for going into law field. But when I started thinking about law, that after 10th I'll be taking science but I still be going for law, people used to tell me कि जब आप साइंस से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो तो आप इंजीनियरिंग करो, आप डॉक्टरी करो, आप लॉ क्यों पढ़ने जा रहे हो, लॉ में क्या है, लॉ तो जो कुछ नहीं कर पाता वो लॉ कर लेता है. So these kind of stuffs, and it was really discouraging when people used to ask my parents, law करने के लिए पुणे भेज दिया, but वो तो आप कहीं से भी करा सकते थे, बनारस में काशी विद्यापीठ से भी करा सकते थे. And you know, place is not important, I agree, but you, a kind of exposure that you get from the colleges which they have to offer outside of UP, it's a very different atmosphere. I had also studied and pursued my master's and PhD from BHU, so I know that it's a very different atmosphere. And I'm so glad for my parents that they never considered this as a difficulty or a stepping stone. I am so thankful to be born at a place where my mom was always as a shield. She was like, तुम्हें जो करना है तुम पहले वो decide करो, कैसे करना है वो मेरी problem है. आप ये कभी नहीं सोचोगे कि आपको ये करना नहीं है क्योंकि वो हो नहीं पाएगा. She was always standing there, and my family was very supportive with the decision that I undertook. Then I started doing law, and people told me कि तुम लॉ कर रही हो, लिटिगेशन में लड़कियों की हालत तुमने देखी है कैसी होती है, तुम्हें पता नहीं है, दर दर की ठोकरें खाती हैं लड़कियां, और तुमको समझ में नहीं आएगा जब तुम लिटिगेशन करोगी तो वहाँ पे गंदे आदमी रहते हैं, वो कचहरी बहुत गंदी जगह है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो तुम या तो जुडिशरी करना या तो यूपीएससी करना, उसके नीचे फिर तुम कोई बात मत करना. वी आर नॉट गोना टॉलरेट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स व्हिच यू आर गोना डू. सो मेरे दिमाग में कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हमेशा से ये था कि अगर जुडिशरी नहीं निकला तो शायद मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी. मतलब इट्स लाइक मेरी शादी करा दी जाएगी. एंड बचपन से शादी वाज अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच ऑलवेज मोटिवेटेड मी, आई वुड से, टू स्टडी. दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच मोटिवेटेड मी टू स्टडी, कि भाई शादी अगर नहीं करनी है तो पढ़ लो, पढ़ के अपने पैरों पे खड़े हो जाओ. एंड आई एम नॉट जोकिंग दिस टू एवरीवन हु इज गोना हियर इट. आप जब किसी पोजीशन पे होते हो, व्हेन यू आर अर्निंग, व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है. सडनली यू नो व्हाटएवर यू से पीपल आर देयर टू लिसन बिकॉज दे नो दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग. भले ही आपके पास दिमाग पहले से हो, आप मैच्योर पहले से हो, बट सडनली पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट सिंस यू हैव अचीव्ड समथिंग आपकी बातों में वेट है. तो अब अगर लाइक राइट नाउ इफ आई से कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है या इस इंसान से शादी नहीं करनी है, इट वुड बी गिवन सम इम्पोर्टेंस. बट पहले शायद ये नहीं होता कि तुम बहुत हो गया तुम्हारा, कर लो जो करनी है. So that was one reason which motivated me to always keep on excelling, I would say. So that used to happen, and मेरे घर में ना बड़ा competitive सा माहौल था, and I was kind of a black sheep जो हमेशा से टॉप करता है. उससे expectations भी बहुत ज़्यादा थे. मतलब इट्स लाइक कि अगर आप सेकंड भी आ जाते हो, भले ही 2 नंबर से 1 नंबर से, तो हो जाता था आपने पढ़ाई नहीं करी, आप पढ़े होते तो आप टॉप कर जाते. So people were not really happy with all kind of achievements that I used to have. And we say it or we don't, but it kind of have a very negative impact on your own body and your mind. आप खुद को undervalue करने लग जाते हो. Why I say that? Because whole my life I have undervalued myself. It's only that now I have reached a certain particular situation where I can think without any burden attached to things. But now I have started to realize that by then I was not happy at the small accomplishments that I used to make every day. And I want to tell here at this platform that it's very important to appreciate yourself every day. आप छोटी सी चीज भी करते हो, अगर आप 8 बजे उठते हो और आप अगले दिन 6 बजे उठ जाते हो, तो ये बहुत बड़ी accomplishment है. You should always celebrate this. ये छोटी छोटी चीजें everyday life में इतनी positivity build करती है. I have seen it myself because now in the lockdown when there was nothing else to look forward to, I started feeling, क्योंकि इतना ज़्यादा pressure हमेशा से रहा था, suddenly कोई pressure नहीं था, तो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है. I was always that person who had to perform. I was an overachiever. So now when I didn't have anything to perform, I felt I am not doing anything. I'm wasting my life. People are doing such amazing things. People are being creative. They are drawing. They are doing pottery. They are cooking. And here I'm sitting doing nothing.
But then I realized that अगर हम 10 बजे सो के उठ रहे थे और 4-5 दिन हम 6 बजे सो के उठने लगे, हमें बॉडी में अच्छा फील होने लग गया. So I realized I should be happy, feeling that happiness inside me. And this is something which I was not doing and I am now doing. So it's kind of an achievement for me. So this is one thing which came out of it. Secondly, it was very male dominated, as I was saying, the law field. So when I came back from college, I was eyeing for judiciary. But unfortunately, fortunately, after 2016, the vacancy never came out. As usually the fields, the judiciary exam fields happen, the vacancy was not coming out. There was some stay in the Supreme Court and the vacancies were stuck. We, as a person who was always stopping, who was always doing anything, it was a setback for me. अब अगर एग्जाम ही नहीं आते तो आप क्वालिफाई क्या करोगे? एंड देयर वाज दिस बर्डन कि पहली बार में करना है. लोग क्या कहेंगे अगर आपने पहली बार में क्वालिफाई नहीं किया तो, कि इतना पढ़ने का क्या फायदा हुआ अगर आपने पहली बार क्वालिफाई नहीं किया. Everything was building up so much inside me that I was totally down for a throttle. I think अगर किसी ने उस समय एक पिंच भी लगाया होता तो I would have broken apart. I was at that stage and nobody knew, not even myself, because we are not educated about it. And we are not supposed to talk about these things because you know ये सब छोटी मोटी चीजें हैं. तुम्हें पता है बाहर लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, बाहर लोग हैं जिनके कान नहीं है, जो खा नहीं पा रहे हैं, और आप इतनी छोटी छोटी बातों में दुखी हो रहे हो. We have been instilled with that kind of things in our head कि आप हमेशा comparatively खुश रहो. आप कभी भी अपने लिए individually खुश मत रहो. Always be comparatively happy because you have something which the others don't. ये अच्छी चीज है, but it start working against you as well. Then you start comparing always कि आपके पास वो नहीं है जो सामने वाले के पास है, because there's always one person who will always have something which you want. So that is something which played inside my head and I started giving and looking for all sorts of opportunity which I had never thought about, like example CBI. So when I started filling the form of CBI, people told me वो लड़कियों को नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी जॉब प्रोफाइल बहुत ही टफ होती है और उनको बहुत ही ज़्यादा वायलेंट एटमॉस्फेयर्स में रहना होता है एंड देयरफॉर दे डोंट टेक गर्ल्स, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. हेलो, अरे कुछ नहीं था, बस अपनी थोड़ी सी स्टोरी बतानी थी. वो बता दे शुगर. ओके, कैसे ज्वाइन किया, क्या चैलेंजेस थे? So that was the case with me, and when I started preparing for these exams, people said कि आप लड़की हो, ये हो, वो हो. मतलब there was a lot of dissuasion with me, but still I went forward with it कि ठीक है, एग्जाम देने में क्या जाता है, होना नहीं होना is like another thing altogether. So when I sat for that exam, I was the only girl who was selected in those 15 candidates, which was the list, that the final list that came out. I was ranked 9. You wouldn't believe that even the judiciary results haven't given me that much amount of confidence and happiness as my CBI results gave me. Why? Because I did something people told me I wasn't supposed to do. I'm not a kind of a person who always want to go against the tide. I'm not that person who is a rebel without a cause. But I do want to celebrate a small victory that I had that day when I was in that list selected and I was posted in anti-corruption branch of CBI, which is like supposed to be the toughest of all the branches in CBI. And since then, I would tell you, this is a small victory which I will celebrate all my life. Since then, the girls have started applying many-fold in that examination, many-fold. Because उससे पहले क्या होता था कि लड़कियों को बोल दिया जाता था तो वो पीछे ही रह जाती थी और फिर सिलेक्शन होता नहीं था because they did not go. सर्क्यूलर में तो कहीं नहीं लिखा है ना कि हम लड़कियों को नहीं लेंगे. सर्क्यूलर में लिखा है ये एग्जाम है, आपको ये क्वालिफाई करना है. अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया then you are in. And since that day on my Instagram, people, especially girls, come up to me and they tell me, ma'am, I am so proud of you. Ma'am, I really want to know how to go into CBI. And this is my biggest victory of my 27 years, that I have literally inspired a battalion of women to join a force which they thought was not their cup of tea. And this is something which I'll always celebrate. After this, JRF happened, judiciary happened, but all throughout my life, I was subjected to a stereotype कि दिन भर जिस लड़की को सच सवर के बैठना होता है वो पढ़ाई क्या करती होगी. And it was very stupid of people
to guess that from my Facebook profile, because you know I will never go on and upload my Aadhaar card picture on my Facebook profile pic. I'll always be looking good, being good in front of camera when I'm trying to pose, because I am a human. I want to look good, and I am not going to be ashamed of the fact that I want to look good on my profile picture, which is supposed to be there for this intention, for this very purpose. Tell me one person who has uploaded the worst pic of themselves on the Facebook. But you will always find people judging women by clothes. If there's a men contemporary, I am not the kind of person with pseudo-feminism standing here, but I had always seen if there's some person who is my colleague, he's well-dressed, suited and tied, people would say he's such a gentleman. He's such a nice person to invest so much time on his upkeep. He's good, he's suave. There's this term suave for the gentleman. But if on the other hand, there's a woman who wants to look good, who wants to be, I would say, appreciable in front of people, she would always be said कि अगर ये इतना attention seek कर रही है तो ये पढ़ाई कभी करती हो, ये मॉडल बन के फोटो खिंचवा रही है तो ये पढ़ाई कब करती हो? Dude, you are not coming in my schedule and seeing that I have spent 15 hours a day to study and I took out 1 hour from that schedule, and I'm not going to justify that 1 hour to you. That is important for my mental health. People read, people dance for their curricular activity. I go and model shoot. What is the problem with you? I feel happy doing it. And now people come up to me and they are like, ma'am, you have balanced so well your educational life and your social life. And we want to be like that. This is another victory that I celebrate here today. People come up to me and appreciate that we are so glad that you are not into the stereotypical judicial mindset where you are always black and white and you don't want to appear good in front of camera, or because my profile never witnesses anything which is very much with respect to court or court law. I leave my judicial attire and authority when I leave that courtroom. I am a normal person outside. I don't think I would exercise my authority ever walking on the road. So why would I not show it from my Instagram or Facebook or when I meet person regularly? So this is the kind of thing which you, right now I can talk about it because, you know, there are positive results coming up. But when you are always surrounded by a negativity, where people have come, even in my family, I was told कि तुम एक पढ़ने वाली लड़की की इमेज में हो, तुम्हारी एक इमेज पढ़ने वाली लड़की की तरह है, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी. I mean, wearing a short dress would not affect my image as a person who studies. First of all, I never made my image as a person who is studying. You made it. You guessed it from all the marks that I used to get in my entire life. कि अच्छा इसको 95 मिल गया, 97 मिल गया, मतलब ये लड़की पढ़ने में अच्छी. तो why should I be responsible for the aim and the image that you made? I never went on and proclaimed that this is me. I am in flesh and bones what I am. And now people would be like, yeah, to beauty with brains. So I don't understand that concept. I don't. See, you cannot tell a person and you cannot judge a person कि एक person brainy है तो he has to be nerdy looking. अगर एक person blonde है, अच्छे से दिख रहा है तो वो brainy नहीं है, वो बेवकूफ है. You cannot make that particular assumption. So all these kind of assumptions, when you fight it, when you win through it, and when you are able to talk about it, I think it's a very small step, but I would say that all the women who are fighting it and appearing at a platform speaking about it are winners. And I'm so proud of them. I'm really proud of them. You know, each small step that they take is actually a big, big millennial step in the bigger picture in the Black universe. Wonderful. So, yes. this was what I would like to convey through whatever amount of time that I was given. Perfect. And this is the perfect way to present this. Yes. खुश आप खुद रह सकते हैं. खुशी आपको अंदर अपने अंदर ढूंढनी है. खुश रहने के लिए दूसरों पे डिपेंड होने की आपको जरूरत नहीं. आप अगर चाहेंगे, you should not undervalue yourself. She very well said this. You should not undervalue yourself. You should appreciate the small little things which is happening in your life. नेगेटिविटी से घिरे रहकर आप सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं. और श्रुति जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए I would like to call upon our next host and the guest, Dr. Anil K. Gupta. Yes, he's founder,
डायरेक्टर ऑफ श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, फाउंडर ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जोन, और आज का लाइफ कैंपस ये ब्रेन चाइल्ड है, इन्हीं के दिमाग का डबल डॉक्टर, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर एंड स्टिल इन अ लर्निंग फेस मोड। मैं आवाज देना चाहूंगी अपने नेक्स्ट होस्ट के लिए। यस, ही इज डॉक्टर अनिल के गुप्ता, और आज कुछ सवालों के साथ मैं आपका वेलकम करूंगी। डॉक्टर, आप बहुत देर से इन सभी महिला शक्तियों को सुन रहे थे, और एक कॉमन चीज तो आपने भी जरूर नोटिस करी होगी, जहां पे सभी बात कर रहे हैं एक समाज की जो बेड़ियों में जकड़ना जानता है, एक मेंटल हेल्थ की जहां पे आपको सभी बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रांग रहना है, एक फिजिकल हेल्थ की कि आपकी बॉडी पे असर होता है आपकी नेगेटिविटी का, आपके थॉट्स का। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज आप क्या कहना चाहेंगे। As Shruti said, place and profession is not important. What is important? Person as a you. आप किस प्रकार के पर्सन हैं, और पर्सन मीन्स योर माइंडसेट, आपकी सोच। और इस बात का अंदाजा आज के जो पार्टिसिपेंट्स थे, आज के जो गेस्ट स्पीकर्स थे, उनकी सोच आपको दिखाई दी होगी इस पूरे प्रोग्राम में। चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही रहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में चैलेंज आया, और कोरोना के दौरान तो और बड़े बड़े चैलेंज आए, लेकिन वो चैलेंज से बाहर केवल अपनी सोच की वजह से ही तो बाहर आ पाए ना। और आज का जो प्रोग्राम था, हमने वुमेन्स एम्पावरमेंट के विषय पर इसीलिए ही रखा था कि एज ए वुमेन्स ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं एज कंपेयर टू मैन। इस बात को मैं भी एग्री करता हूं। इनफैक्ट अगर मैं फिट इंडिया 2020 की रिपोर्ट की बात की शेयर करूं, अकॉर्डिंग टू फिट इंडिया 2020 रिपोर्ट्स, वुमेन्स आर मोर अनहेल्दी देन मैन। ऐसा क्यों? और मैं इसको अगर सोचूं तो इसका कारण है बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड बिकॉज ऑफ इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। वुमेन्स आर मोर इमोशनल, और मल्टीटास्किंग होने की वजह से उन्हें और ज्यादा इमोशंस हो जाती हैं, और वो पूरे घर का केयर करती हैं, पूरी फैमिली का केयर करती हैं, बहुत लोगों का केयर करती हैं, लेकिन वो अपना केयर नहीं कर पाती, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। और इसीलिए जो मुहिम हमने शुरू की, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज, उसके अंदर में वुमेन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनको भी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना होगा। और इमोशनल हेल्थ, कैसे अपने आप को बाउंस बैक किया जाए, कैसे चैलेंजेस से फाइट किया जाए, और कैसे अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखा जाए लाइफ की 7 डायमेंशंस में। एज ए मेल पर्सन को ज्यादातर अपनी प्रोफेशनल डायमेंशन को ही देखना होता है, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन को देखना होता है, लेकिन फीमेल्स को अपनी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशनल डायमेंशन के साथ साथ फैमिली डायमेंशन, रिलेशनशिप, बहुत सारी डायमेंशंस को उन्हें बैलेंस करना होता है। इसीलिए वो मल्टीटास्किंग होती है और उनके पास अपने लिए समय नहीं होता। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए डॉक्टर, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट फीमेल्स के लिए, कि वो सबकी केयर तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी समय निकालें, खुद के साथ भी जुड़े। क्योंकि अगर आप हैप्पी रहेंगे, आप इमोशनली वेल रहेंगे, तो पूरा फैमिली हेल्दी रहेगा, और पूरी फैमिली अगर हेल्दी तभी होगी जब आपसे शुरुआत होगी। और यहां पर सोच का बहुत बड़ा खेल आता है, माइंड साइट और आई साइट। आई साइट का तो ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन माइंड साइट का नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आई साइट और माइंड साइट दोनों का ऑपरेशन किया जा सकता है। नजर का ऑपरेशन भी संभव है और नजरिए का भी, और हमें नजरिए को बदलने की जरूरत है, अपने खुद के माइंडसेट में चेंज लाने की जरूरत है, और अपनी फैमिली में भी। मेल फीमेल दोनों इस सोसाइटी के इक्वल हिस्से हैं, उन्हें भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और हर विषय पर दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और चैलेंजेस जो भी हम फेस कर रहे हैं, अगर हम दोनों बैठकर बात करके फैमिली के अंदर जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं या लाइफ के 7 डायमेंशंस में कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो एक बहुत अच्छा समन्वय बनाकर लाइफ में बाउंस बैक किया जा सकता है। लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, और कोरोना ने तो हमें समझा दिया कि अब तो इतने बड़े बड़े चैलेंज आएंगे और इतने फास्ट आएंगे कि हमें अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, हमें अपनी इमोशनल वेलनेस के बारे में सोचना ही होगा। और इसी कड़ी में हमने लाइफ कैंपस में कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहें, स्कूल कॉलेज के बाद भी हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो बंद ना हो, इसीलिए हमने ये प्रोसेस शुरू किया, ये सेशंस का ऑर्गेनाइज किया। और आज का सेशन बहुत शानदार रहा। डॉक्टर प्रियंका पटेल, मंजीत मैम, डॉक्टर हिफ्जा एंड मिस श्रुति एंड पुष्पा जी,
इनकी सोच को, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। डेफिनेटली बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आज के ऑडियंस के लिए भी आपने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी दिल से बातें की जो उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं, खासकर इस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज के इस माहौल से लड़ने के लिए, इस कोरोना में बाउंस बैक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अनुभूति जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आपका जो ये समअप था कि नजर और नजरिए का ऑपरेशन दोनों का ही संभव है, तो इसी बात को पकड़ते हुए आज का सेशन में एंड करना चाहूंगी। एंड एज आई सेड, सैड फ्री इंडिया की इस मुहिम को लेकर आया है लाइफ कैंपस पावर्ड बाय श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल एंड पॉजिटिव हेल्थ जोन। लाइफ कैंपस काम कर रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर जी, और हम बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आप जिसको सुनना चाहते हैं, आप चाहें तो उनका नाम भी हमें डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको इस शो तक लाने की। थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे।